हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आपको सेट दिखाई दे रहा है, आपको बुक दिख रही होगी, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसमें हम यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने अभी तक पूछे हैं, वो देखने वाले हैं, उनका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो कला संस्कृति और विरासत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर लिए थे, तो ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग होगा आज से। आज इसमें वीडियो में हमारा क्वेश्चन चलेगा क्वेश्चन नंबर 33 से। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी, कि जो लखनऊ चित्रकला शैली है। ठीक है, जो लखनऊ चित्रकला शैली है, जो लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब डॉट डॉट अधीन हुआ, यानी कि अब जो अवध के नवाब थे उनमें से किसके अधीन हुआ था लखनऊ चित्रकला शैली का। तो हमारे पास सारे नवाब लिखे हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा है आसफ उद दौला। ठीक है, जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो डिटेल देखेंगे। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के नवाब आसफ उद दौला के अधीन हुआ। लखनऊ में चित्रकला की वास एवं टप्पा के नाम से दो शैलियाँ विकसित हुईं। लखनऊ में चित्रकला एवं शैली का विकास मुख्य रूप से अवध के नवाबों के संरक्षण और यूरोपीय प्रभाव से हुआ है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो यहाँ पर लखनऊ चित्रकला शैली है, इसकी दो शैलियाँ कौन कौन सी, एक वास एक टप्पा, ये जो है लखनऊ में इनका विकास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा ऐसा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कालीन के लिए। चलिए तो अब यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश के भदोही जिला कालीन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए भदोही को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। हाथ से बुने हुए कालीन के लिए भदोही विश्व में प्रसिद्ध है। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में 16वीं शताब्दी के अंत में मिर्ज़ापुर और भदोही क्षेत्र में कालीन की बुनाई शुरू हुई थी। चलिए आगे बात करें हम। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि बहराइच जिले के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिले में बने गेहूं के डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का उपयोग करके कपड़े के फ्रेम पर तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक के साथ चमक के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, और आगे आपका और है आपका तीसरा विकल्प है कि बहराइच देवी पाटन जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी लिख रहा है ना, जो आपके कथन ए और बी थे वो दोनों ही सही थे। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 36वां क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। लिखा है हमारा कि उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री निम्न में से कौन सी है। अब इसमें से बताना है हमें लोकप्रिय जो सामग्री है वो कौन सी है। तो हम बात करेंगे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा कडप्पा पत्थर, सोप स्टोन और संगमरमर, ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रदेश में उनके जन्म स्थानों से निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। पंडित रविशंकर वाराणसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, सौरभ शुक्ला गोरखपुर, और आपके चौथा विकल्प है आपका मुजफ्फर अली प्रयागराज। तो इनमें से वो तीन सही है, ये मुजफ्फर अली वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा था यही गलत वाला। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा है कि मुजफ्फर अली का जो जन्म स्थान है वो क्या है, वाराणसी है। चलिए इसको हम याद रखेंगे, प्रयागराज ना होकर वाराणसी होगा। तो यहाँ पर नीचे हमने डिटेल देखना है, तो देखिए पंडित रविशंकर का जन्म स्थान वाराणसी। ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म स्थान मुजफ्फरनगर, सौरभ शुक्ला का जन्म स्थान गोरखपुर है, और जबकि जो मुजफ्फर जो अली हैं इनका प्रयागराज और वाराणसी कोई भी नहीं है, ये है इनका लखनऊ में लिखा है इसका। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। इसमें कॉलम से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित जीआई टैग जो है भौगोलिक संकेतक जो है किस स्थान को मिला किसके लिए। अब कैसे, अब हमें देखना है, इनमें से देखना है, जल्दी से देखें।
तो वॉल हैगिंग, हस्त निर्मित दरिया, कैंची और हस्त निर्मित कालीन। अभी हमने देखा था कि जो कालीन के लिए है वो कौन सा प्रसिद्ध है आपका, कालीन के लिए कौन सा है। अच्छा देखो यहाँ पर सबसे पहले आप बात करें तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा, जो यहाँ पर हमारा है बॉल हैगिंग, ये गाजीपुर इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले का सी, तो पहले का डी इसमें दिया है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये दोनों सही है इसमें से, ठीक है। तो अब इसमें से हमारा बी या डी आंसर हो सकता है। तो आपको याद रखना है, फिर आपको क्या याद रखना है, जो हस्त निर्मित कालीन है वो उसके लिए मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। तो ये डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, ठीक है। अब तीसरी बात करेंगे हम कैंची की। तो कैंची के लिए आपको याद रखना है ये मेरठ प्रसिद्ध है, मेरठ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ, सॉरी मिस्टेक हुआ है, हस्त निर्मित दरिया है ना, कालीन के लिए तो भदोही है, दरिया ये हस्त निर्मित दरिया के लिए मिर्ज़ापुर है, ठीक है। जबकि कैंची के लिए मेरठ है और हस्त निर्मित कालीन के लिए भदोही, कालीन के लिए अभी हमने देखा ना भदोही प्रसिद्ध है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखो अभी यहाँ पर अच्छे से देख लें, वॉल हैगिंग के लिए गाजीपुर, गाजीपुर में ही जो कांड वाले से उसका मकबरा बना है। हस्त निर्मित दरिया के लिए मिर्ज़ापुर, कैंची मेरठ और हस्त निर्मित कालीन भदोही प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य में खालिस्तान शहर पीतल के बर्तन के और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा मुरादाबाद। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद है, लेकिन पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के समेत यहाँ पे पूछा जाएगा कि मुरादाबाद किस लिए फेमस है, तो पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए। सहारनपुर किस लिए है, लोहे के बांट उद्योग के लिए। आगरा मिट्टी के खिलौने के लिए, और लखनऊ चिकनकारी और जरदोजी के लिए। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद डॉट डॉट, यहाँ कला का पर्याय बन गया है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये हाथ छपाई वाला, ठीक है। चूड़ियाँ, या हम कांच की चूड़ियों के लिए बात करेंगे तो वो फिरोज़ाबाद हो जाएगा हमारा। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपके जो नीली वाली बुक आती है ना यूथ कंपटीशन वाली, तो प्रैक्टिस पूरा है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित है। चलिए 41वां क्वेश्चन है कि कौन सी कला जो मथुरा से स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है, इनमें से कौन सी जो कला है वो मथुरा स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है। तो इसमें सांझी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सांझी कला मथुरा से स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है, इसकी शुरुआत ब्रज में हुई थी तथा यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। अब आगे बात करेंगे ये जो ब्रोकेड है, यहाँ पर बात करेंगे ब्रोकेड खालिस्तान की प्रसिद्ध कलाकृति है, तो ब्रोकेड जो है वो वाराणसी की है, ठीक है। तो याद रखना इसमें आंसर हो जाएगा हमारा वाराणसी। चलिए आगे बात करेंगे भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्न में से कौन सी होती है, तो ये दस्तरखान होती है, दस्तरखान, ठीक है, ये सजाने की कला होती है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का जो विवाह है वो रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था, तो आपको पता है ये रावण से हुआ था, है ना, आपको जानकारी है ना। चलिए तो ये तो सभी को पता होगा, इस वजह से इसे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया। अच्छा ये चीज़ पूछी जा रही है किससे रिलेटेड, तो आगरा के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो अकबर ने इसका निर्माण करवाया। इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखरेख में हुआ था, यह यमुना नदी के तट पर है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें तो यहाँ पर जो पहला और तीसरा विकल्प है यानी कि ए और सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम, चलो यहाँ पर है आगरा किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने शुरू करवाया था और अकबर स्वयं अपनी ही देखरेख में इसने करवाया था और ये यमुना नदी के किनारे था। आगे है बुलंद दरवाज़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है, ठीक है। तो बुलंद दरवाजे के बारे में कौन से कथन सत्य है या गलत है, तो गलत पहचानना है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, तो ये तो सत्य बात है। इसे पेशावर पर अकबर की जीत का याद में बनाया था, नहीं, इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, तो ये भी सही है। यह फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, तो ये भी सही है। यानी कि गलत वाला क्वेश्चन पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, न्यू क्लासिकल
इंडो सार्सेनिक, विक्टोरियन, गोथिक या आर्ट डेको। तो इनमें से हम बात करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडो सार्सेनिक शैली। यही एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, वो पूछी गई थी। चलिए अगर हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, इसका निर्माण विक्टोरियन गोथिक शैली में हुआ था। तो दोनों का याद रख लेना आप। प्रसिद्ध बरगसागर खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। तो हम बात करेंगे जो बरगसागर है, जो वर्तमान में अभी झांसी में पड़ता है, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये राजा उदित सिंह के द्वारा बनवाया गया था। चलिए यहाँ पर ये झरना भी है बहुत ही शानदार, ठीक है। और यहाँ लिखा है झांसी शहर पहुज नदी एवं बेतवा नदी के मध्य स्थित है। इसकी स्थापना 1631 में ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन जो है वो झांसी में होता है हर साल, आपने देखा होगा, जिसे हम स्ट्रॉबेरी महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। वाराणसी रिवर फ्रंट, सारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, इलाहाबाद का किला। तो इनमें से कौन कौन सा है हमारा, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये विवाद वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 44 स्थल शामिल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 3 साइट शामिल है, जैसे आगरा का किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में, ताजमहल 1983 में। इस प्रकार ऐसा कोई भी विकल्प नहीं था जिसमें ये दिया गया हो। लेकिन आपको याद रखना है 2025 में मराठा सैन्य जो परिदृश्य है, मराठा सैन्य आकृति, तो उसको भी जोड़ा गया है, तब ये 44 हो गई है वर्तमान में इसकी संख्या, ठीक है। तो इनमें से विकल्प कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मेहताब बाग लखनऊ, शंकर विमान मंडपम प्रयागराज। और आगे हमारा लिखा है इस तरीके से कि लाल किला आगरा और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। तो आप देखिएगा डायरेक्ट ही आपको आंसर बता देते हैं कि मेहताब बाग आगरा में है, शंकर विमान मंडपम प्रयागराज में है, लाल किला आगरा में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। तो इस प्रकार आपसे कौन सा पूछा जा रहा था, जो पहला वाला विकल्प था वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 60 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच जो रूमी दरवाजा स्थित है, इसको तुर्की गेट भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 60 फीट है और इसे अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीनतम है। ये कहाँ पर है, तो ये किस शैली में है, तो ये पंचायतन शैली में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और ये कहाँ, ललितपुर में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ के दशावतार मंदिर उत्तर भारत में स्थित सबसे प्राचीन मंदिर है, वो पंचायतन शैली में निर्माणित है, ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित है और याद रखेंगे इसका जो निर्माण है वो गुप्त काल में हुआ था। पंचायतन शैली के मंदिर में मुख्यतः क्या होता है, 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है। यानी कि पंचायत मंदिर में होता क्या है, जैसे हम आपको डिटेल बताएं तो आपको ऐसे देखो, जैसे एक मुख्य मंदिर हो जाएगा यहाँ पर, इसके चारों तरफ क्या है, ये 4 छोटे छोटे मंदिर और बना दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये इस तरीके से होगा, तो ये 5 हो जाते हैं ना, तो इस वजह से ये पंचायतन शैली बोला जाता है, ठीक है। पंचायतन शैली में एक अन्य मंदिर और याद रखना, उदयपुर का जगदीश मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर। भुवनेश्वर का ब्रह्मदेव मंदिर भी है इसी के साथ साथ। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार के बारे में। तो यहाँ पर 53वां क्वेश्चन है, दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नकटैया जो के लिए प्रसिद्ध है। तो नकटैया जो है ना, वाराणसी प्रसिद्ध है इसके लिए, ठीक है। एक तरीके से ये मेला है, याद रखेंगे। तो अब देखो ये नकटैया से मतलब है कि ये नाक काटने से रिलेटेड होगा। तो आपने देखो रामायण तो देखी सुनी होगी, जब आपने देखा होगा कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटी जाती है, तो उसी का जो है ना यहाँ पर नाटक किया जाता है। तो ये नाटक जो है नकटैया बोला जाता है इसे, और ये वाराणसी में होता है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। चलिए अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मेले ध्यान रखने हैं। जैसे काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में, ये लिखते जाना आप। सोरो मेला कासगंज में, द्रुपद मेला वाराणसी में, नवरात्र मेला मिर्ज़ापुर में, सैयद सालार मेला बहराइच में, ठीक है। उसके बाद जो कल्की महोत्सव है वो संभल में मनाया जाता है। तो याद रखना इतने सारे महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या होता है। जो बटेश्वर मेला कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ लगता है, तो ये आगरा में लगता है, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कृषि प्रदर्शनियाँ और व्यापार,
व्यापार, पारंपरिक संगीत और नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, जुलूस, बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ में पशु मेला। अच्छा, आपको पता है ना, एक चीज़ याद रखना, जो बटेश्वर मेला है ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, दूसरा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। वैसे तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है वो सोनपुर बिहार में लगता है, लेकिन आपको याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अच्छा, इसे देखेंगे तो इसका मेन कार्य क्या है, बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ साथ पशु मेला ये लगाया जाता है। चलिए आगे बात करें हम नेक्स्ट की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगला है उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक और उत्सव समारोहों के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है? तो नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण मेले देख लीजिए, जैसे हमने देखा कि नौचंदी जो मेला है वो आपका कहाँ, मेरठ में मनाया जाता है। ऐसे ही कालिंजर मेला बांदा में मनाया जाता है या भरता है, लगता है, ठीक है। बोरिया घाट मेला का आयोजन हरदोई में होता है। ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। गोविंद साहब मेला ये अंबेडकर नगर में लगता है, ठीक है। तो ये एक एक बार याद रख लेने आपको। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तिथि क्या थी? तो आपको पता है जनवरी में बना था और ये मकर संक्रांति के टाइम पे बना था। तो 15 जनवरी तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा पहले 13 जनवरी तो सही है, ठीक है। अब 13 जनवरी से देखना है, अब 13 जनवरी वाला और कोई ऑप्शन तो नहीं है। हाँ देखो, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि 13 जनवरी जो है 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक ये मना था, ठीक है। चलिए ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर डिटेल भी लिखा है, ठीक है। महाकुंभ 2025 का जो आयोजन है वो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया गया था। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजन होता है? तो कालिंजर का जो किला है वो बांदा में पड़ता है। तो बांदा हमारा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण मेले, जैसे हमने देखा तिगरी मेले का जो आयोजन है वो अमरोहा में होता है। रथ यात्रा मेला का आयोजन वाराणसी। सोरो मेला कासगंज में। बटेश्वर मेला आगरा में पड़ता है। तो अभी जो हमने पीछे पढ़े थे ना, उनमें से कुछ रिपीट भी होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ? अब देखो ताज से समझ में आ रहा होगा कि ये ताजमहल से संबंधित है। तो ये ताज महोत्सव जो है ना आगरा में भरेगा। तो यही चीज़ तो पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन तो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और खालिस्तान की स्थिति पर अध्ययन के बाद निर्धारित की गई थी। तो ये बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बात करेंगे। आपको याद रखना है जो महाकुंभ होता है वो 12वें वर्ष में रिपीट होता है, लेकिन जो कुंभ होता है नॉर्मल, जैसे अर्धकुंभ कह सकते हैं हम, तो वो 6 वर्षों में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो ये बटेश्वर जो मेला है वो पशुओं से रिलेटेड है। तो यहाँ पशुओं से रिलेटेड क्या क्वेश्चन लिख रहा है? ऑप्शन बी में दिया है पशुधन मेला, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन मेला लगता है जिसे हम झूला मेला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश बिहार के में लगता है, ये उसी तरफ जो बॉर्डर लाइन है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और संगीत के बारे में। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? तो हम बात करेंगे ये श्रावण महीने में, सावन के महीने में किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो यही चीज़ क्या है, घुमा फिरा कर पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका कजरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं, इसको हम कह रहे हैं कि आपको इसको तो नोट करके ही जाना है, इसको नोट कर लेना, लिख कर याद कर लेना। उत्तर प्रदेश का जो कजरी नृत्य है वो बरसात के समय मौसम में गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के अन्य लोकप्रिय नृत्य देख लीजिए कौन कहाँ कहाँ। पाई डंडा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में है। दीवारी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में। धोबिया नृत्य जो है पूर्वांचल में। कठघोड़वा नृत्य है जो पूर्वांचल में। कर्मा नृत्य है वो मिर्जापुर सोनभद्र में। जोगनी नृत्य अवध में। और सौरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में, या यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र की जगह जो बुंदेलखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आ सकते हैं, या सीधा आपको क्या है लखनऊ ललितपुर याद रखना, क्योंकि अभी जो है ना यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें यही पूछा था, तो वो ललितपुर उसका आंसर था, ठीक है, ललितपुर याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें, तो आगे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 64वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म के समय
या शुभ अवसर पर गाया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोहर, इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चरकुला वाला। बहुत शानदार प्रश्न है, यूपी पुलिस में पूछा भी गया है एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है। चरकुला नृत्य में क्या होता है, तो आपको इसमें याद रखना है, जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, सिर पर एक बहुस्तरीय दीपकों की एक मूर्ति के टाइप में रखी रहती है, वो उनको नृत्य करती हैं सिर पर रखकर। तो आपको ये चीज़ याद रखना, सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना और नृत्य करना इसका उद्देश्य है, मतलब इसमें ये किया जाता है। और चरकुला जो नृत्य है वो याद रखना ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, याद रखना, और महिलाएं इसे करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। तो ख्याल नृत्य का कौन सा नहीं होता, दीवारी नहीं होता, जबकि गड़सप्पा, अभिनय और जयपुरी ये ख्याल से रिलेटेड हैं। आगे हम बात करेंगे, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे दीवारी ख्याल जो है ख्याल नृत्य का रूप नहीं है, जबकि जो गड़सप्पा ख्याल है वो अभिनव ख्याल और जयपुरी ख्याल ये नृत्य के प्रकार हैं। ठीक है, और ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्म के समय किया जाता है। अच्छा, बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्य लोक नृत्य देख लीजिए, जैसे सोरा अथवा सोहरा लिखा जा सकता है, धूरिया, कानरा, घोड़ा, पाईडंडा, देवी, बरेडी। ठीक है, ये इसमें किए जाते हैं लोक नृत्य। आगे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि खालिस्तान बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायक गायिका थी। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रसूलन बाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ये इसकी डिटेल ना बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। रसूलन बाई, छोटी मैना, बड़ी मैना और गिरजा देवी ये बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका थी। ठीक है, बनारस घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस घराने को संगीत, शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्धि दिलाने में जो भारत रत्न 2 संगीतज्ञ थे, एक पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक थे और एक बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक थे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक में बात करेंगे तो गुदई महाराज, किशन महाराज और पंडित राजन एवं साजन मिश्र इसके प्रमुख तबला वादक रहे हैं इस घराने के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 68वां क्वेश्चन है हमारा, लिखा है उत्तर प्रदेश के खालिस्तान नृत्य रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चरकुला। चरकुला अभी हमने देखा ना कि दीप रखे जाते थे एक लकड़ी पर, तो वो सिर पर रखकर नृत्य करती थी महिलाएं। तो ये ब्रज का है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो एक आपको और याद रखना है यहाँ पर, जैसे चरकुला नृत्य तो आपने ब्रज क्षेत्र का देख ही लिया है। ठीक है, तो इसके बाद आपको याद रखना है कि जो ढेडिया नृत्य है वो आपका अवध क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे रसिया गीत, बहुत शानदार प्रश्न है। रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है, तो याद रखेंगे ये आपके उत्तर प्रदेश का है। चलिए आगे देखेंगे थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। तो थारू जनजाति जो नृत्य करती है वो ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की है, तो आपको याद रखना है ये तराई क्षेत्र की है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, तराई क्षेत्र की। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। और एक चीज़ और याद रखना, जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है, ये चीज़ भी आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। तो देखिए धुरिया, कनरा, कजरी और आपका जोगनी। तो अभी हमने देखा था कि जो आपने कजरी नृत्य पढ़ा था वो महिलाएं कर रही थी बरसात के टाइम पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा, चलिए अब देखो उत्तर प्रदेश का कजरी नृत्य जो है मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। कजरी मुख्य रूप से मिर्जापुर और वाराणसी के साथ साथ समस्त पूर्वांचल क्षेत्र में भी गाई जाती है। इससे संबंधित कुछ प्रमुख गायिका देख लीजिए, जैसे मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव, उषा गुप्ता कजरी की प्रमुख गायिकाएं हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट कि कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। तो ये आगरा घराना इसका मिश्रण है। चलिए अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि आगरा घराने के गायक जो कि ख्याल गायकी के साथ ही ध्रुपद व धमार में भी पारंगत थे। अब ये किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए, अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए, रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए, लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था।
आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कथक जो है उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है। आपको पता है टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जिनमें से उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का कौन सा है, कथक है। चलो अब हम बात करेंगे 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण को कथक का स्वर्णिम युग माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं। तो चरकुला हमने बताया था कि जो ब्रज क्षेत्र है, तो ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये दादरा या ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। चलो उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य जैसे रासलीला, रामलीला, कर्मा, दादरा, धोबिया, नटवारी नृत्य आदि शामिल हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो जाएगा आपका। आगे बात करेंगे हम, बघेल खंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। स्वांग, परधोनी, भगोरिया या राई। अच्छा पहले तो आप ये बताएं, बघेलखंड जो है ना छत्तीसगढ़ से टच होता है हमारा एरिया, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा डी इसका सही हो जाएगा, राई नृत्य। ठीक है, तो अब बात करेंगे बुंदेलखंड में भी है हमारा और बघेलखंड में भी है। ठीक है, चलो अब यहाँ लिखा है बुंदेलखंड की तरह बघेलखंड के में भी राई नृत्य किया जाता है, परंतु यहाँ पर नृत्य में कुछ विभेद आ जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड में राई नृत्य स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, जबकि बघेलखंड में पुरुष ही स्त्री के वेश में धारण करके ये राई नृत्य करते हैं। बघेलखंड में राई नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक व नगाड़ा उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के साथ एक स्तंभ को संतुलित करती है। तो अभी हमने देखा था ये कौन सा हो जाएगा, चरकुला नृत्य, जो कि ब्रज में किया जाता है और दीपक से संबंधित जो है ना नाच करती हैं, दीपक रखकर सिर पर। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था कि कथन के 3 विशिष्ट रूप हैं जिन्हें हम घराना कहते हैं। अब देखिए जैसे लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, जो कि प्रमुख कथक नर्तक बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन, वृंदादीन महाराज आदि इनके प्रमुख नर्तक भी हैं। नौटंकी जो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं तो इसका ही होगा, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा 79वां, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश से है जो शास्त्रीय नृत्य 8 के रूपों में है। तो ये कथक वाला आंसर हो जाएगा। अब ये कई बार पढ़ चुके हैं, इसे बार बार नहीं देखेंगे हम। अच्छा एक बार और देख लें क्या चीज़, कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है ना, तो कथक जो है वो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिया नृत्य जो असम का है। सबसे पुराना की बात की जाए तो भरतनाट्यम, सबसे नया की बात की जाए तो सत्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 80वां क्वेश्चन है हमारा, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस संस्थान पर स्थित है। तो जो रंगीला घराना है वो आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरदौल कथा विशेष रूप से खालिस्तान के लोकप्रिय हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। तो ये ज़्यादातर क्या है, बुंदेलखंड एरिया का है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा हरदौल कथा बुंदेलखंड का हो जाएगा। और हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के विशेष रूप से प्रचलित है। मतलब ये बॉर्डर लाइन पर है बुंदेलखंड में, और जो बुंदेलखंड का एरिया जो है हमारा कुछ उत्तर प्रदेश में और कुछ मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, उसी के टच में जो एरिया है वहाँ पर इनकी कथा का बहुत महत्व होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, कि नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। तो लखनऊ घरानों को हम पूरब का घराना भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरब के घराने जो है ना ये लखनऊ घराने को कहा जाता था। तो इससे संबंधित जो मुख्य व्यक्ति हैं वो देख लीजिए, जैसे शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, ये जो है ना कथक नर्तक हैं, ये कथक से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 83वां। चलिए अब हम इसमें बात क्या करेंगे, इसमें बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के साहित्य के बारे में। ठीक है, तो
किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रय आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं? तो आपको पता है उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद जो हैं वो कौन है? प्रेमचंद हैं, जिन्होंने रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं की हैं। अब देखिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास देख लीजिए, रंगभूमि हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, प्रेमाश्रय, ग्रामीण जीवन पीड़ित, इनमें ग्रामीण जीवन वाला दर्शन मिलता है। लेकिन इनके अन्य देख लीजिए, जैसे सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प और गबन इत्यादि। आगे देखेंगे 84वां प्रश्न लिखा है, उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते थे, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, शमसुर रहमान फारूकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट। चलिए 85वां क्वेश्चन है हमारा, फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का नाम है? तो फिराक गोरखपुरी किसका नाम है? तो ये चीज़ याद रखना, रघुपति सहाय का नाम है, ठीक है, ये दूसरा नाम है इनका, याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे इनसे संबंधित कुछ रचना है वो देख लीजिए, लेकिन आपको एक लाइन याद रखनी है, ये गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे और जेल भी गए थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री जो अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं और उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बहुत ही शानदार हैं, आपने देखा होगा, इनका नाम सुना होगा। तो आपने महादेवी वर्मा जी को नाम सुना होगा। जैसे महादेवी वर्मा को अपने साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 1988 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा याद रखना 1982 में ज्ञानपीठ मिला था, ठीक है, और 1956 में पद्म भूषण भी मिला था। इनकी प्रमुख जो रचना है वो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा है। इनका जो जन्म है वो 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुई थी। तो इनका याद रख लेना कि बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा 87वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फतवा ए जहादरी के लेखक कौन हैं? तो आपको याद रखना है जियाउद्दीन बरनी, ठीक है, जियाउद्दीन बरनी। तो यहाँ पर बात करेंगे फतवा ए जहादरी लेखक जो हैं वो जियाउद्दीन बरनी हैं, ठीक है। और जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर के ज़िले वरन के निवासी थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के साथ रहे। इनकी पुस्तक को सल्तनत कालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तारीख़ फिरोज शाही की रचना भी बरनी ने की थी। अबुल फजल की प्रमुख रचनाओं में अकबरनामा, आईने अकबरी तथा सैफ फैजी ने लीलावती जो कि गणित की पुस्तक है, इनका फारसी भाषा में अनुवाद किया है। चलिए आगे बात करेंगे, फिराक गोरखपुरी खालिस्तान से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। तो ये हम बात करेंगे गज़ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर एक लिखा है, वहीं फिराक गोरखपुरी को मिर्ज़ा गालिब के बाद सबसे महान गज़ल गायक माना जाता है। आगे हमारा उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे संस्था के बारे में। तो यहाँ पर विकल्प ना देखकर डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए उत्तर प्रदेश में योजना विभाग का अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग जो प्रभाग है वो उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है? देखिए हम इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं रहे, बस हम आपको रिवीजन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन। तो देखो कहीं भी आपको भटक रहे हैं वो मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन हमने आपको पूरा अब तक जो यूपी SSC आयोग के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे हम यहाँ पर करवा रहे हैं क्रम से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताई है सूफी कृति में। तो हम बात करेंगे लोरिक चंदा, हीर रांझा, नल दमयंती, लैला मजनू। तो इसका आंसर होगा पहला वाला लोरिक चंद्रा, जो रोलिक चंदा है ना उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो चंदायन मुल्ला दाऊद और रचित एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति है जो लोरिक और चंद्रा की प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है। और ये अवधी भाषा में रचित प्रथम सूफी प्रेम काव्य है, ठीक है। और बात करेंगे लोरिक एक ग्वाला गड़रिये के रूप में, तो और चंदा एक राजा की पत्नी, ठीक है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा 91वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
उनका जन्म, अच्छा ये प्रेमचंद के बारे में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रेमचंद के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो उनका जन्म है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उत्तर प्रदेश मतलब इनकी प्रमुख कृतियाँ प्रेमा गोदान शामिल हैं। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1966 को हुई थी। तो हम बात करेंगे इसमें जो पहला और दूसरा विकल्प था वही सही है, क्यों, क्योंकि इनका जो जन्म है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और प्रेमा गोदान इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखिए कभी कभार इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनका जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 को लमही गांव जनपद वाराणसी में हुआ था, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद को उनके जो प्रेमा रचना है 1907 में, इसके लिए प्रथम उपन्यास था ये वाला प्रेमा। गोदान 1936 में लिखा, ये अंतिम और सबसे प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जो मृत्यु है 8 अक्टूबर 1936 में हो गई थी, ठीक है। चलिए 92 की बात करेंगे क्वेश्चन की। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में कौन से कथन सही हैं, अब सही बताना है। देखिए सही बताएंगे हम अगर इसमें, तो देखिए उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। उनकी पहली प्रमुख कृति रंग में भंग थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। तो लगभग इसमें क्या है, हमारा जो कूट है, कूट देखिए यहाँ पर क्या है, जो कथन थे पहले और दूसरे वो दोनों ही सही हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो 3 अगस्त 1886 को चिरगांव नामक गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में झांसी में है। मैथिली शरण गुप्त की पहली कृति रंग में भंग थी, ये भी सत्य है, ठीक है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि तो दी गई थी, लेकिन ये दी किसने थी, महात्मा गांधी ने, ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, याद रखेंगे। लेखक और उनकी कृतियों में रचनाओं से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो गलत जोड़ा बताना है, तो देखिएगा अगर हम बात करें आपसे सूरदास अष्टसूर, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे महादेवी वर्मा छड़दा, जो जयशंकर प्रसाद हैं वो प्रेम पथिक, ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा। तो अब हम बात करेंगे, तो सूरदास की महत्वपूर्ण रचना है सूरदास, सूरसारावली, साहित्य लहरी। महादेवी वर्मा छड़दा, गिल्लू, नीरजा, रश्मि। जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे तो प्रेम पथिक, कामायनी और ध्रुव सौमनी। मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे तिलोत्तमा, साकेत और भारत भारती, इनकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान के बारे में। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो इससे आगे का जो टॉपिक है ना, उत्तर प्रदेश का शोध संस्थान, संग्रहालय एवं शिक्षण संस्थान, ये हम आगे की पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको यहाँ पर पढ़ा नहीं रहे हैं, बस आपको ये दिखा रहे हैं रिवीजन के तौर पर कि आपके किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपी SSC आयोग ने पूछे थे। तो देख लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।